नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर शेफाली बंसल माधव। आई एम सीनियर कंसल्टेंट एंड IVF स्पेशलिस्ट इन न्यू लाइफ फर्टिलिटी सेंटर सिलीगुड़ी। OPD प्रैक्टिस में हमारे पास बहुत सारे इनफर्टिलिटी पेशेंट ऐसे आते हैं जो हमें आके कहते हैं कि मैम हमारे सभी टेस्ट नॉर्मल हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी बच्चा नहीं हो रहा है। तो ऐसे पेशेंट्स को हम लोग अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी कहते हैं। अराउंड 10 to 30% पेशेंट के अंदर अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी हो सकती है। तो क्या रीज़न है जिसे हम अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी कहते हैं? कोई भी बेसिक इनफर्टिलिटी वर्कअप जब हम कर रहे हैं तो उसमें मेल और फीमेल दोनों का ही चेकअप ज़रूरी है। मेल फैक्टर के लिए हम बेसिक सीमेन एनालिसिस करवाते हैं और फीमेल फैक्टर के लिए ओव्यूलेशन स्टडी, यानी कि फीमेल का अंडा जो है वो बन रहा है कि नहीं, ट्यूब खुला है कि नहीं, HSG ट्यूबल फैक्टर तो नहीं है। तीसरा यूट्रस जो है उनका जहाँ गर्भाशय है वो जगह स्वस्थ है कि नहीं बच्चा लेने के लिए। तो अगर किसी कपल में हमने देखा कि मेल का स्पर्म फैक्टर नहीं है, कोई सीमेन में प्रॉब्लम नहीं है, फीमेल का ओव्यूलेशन भी हो रहा है, ट्यूब भी खुला हुआ है, लेकिन यूट्रस भी नॉर्मल है, कपल ट्राई भी कर रहे हैं, फिर भी कंसीव नहीं हो रहा है, तो ऐसे पेशेंट्स को हम अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी कहते हैं। तो अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी का असली रीज़न क्या है और क्या उसका भी ट्रीटमेंट पॉसिबल है, ये हम आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि नेचुरल कंसेप्शन कैसे होता है। जब किसी फीमेल का ओव्यूलेशन होता है तो 13-14 डेज़ के अराउंड जब ओव्यूलेशन होता है तो हम हस्बैंड और वाइफ को ट्राई करने के लिए डेट्स देते हैं। उस डेट्स में स्पर्म जो है बॉडी के अंदर जाते हैं, एग और स्पर्म मीट करते हैं और फिर जो है एम्ब्रियो फॉर्म होते हैं, यानी कि भ्रूण बनता है। ये भ्रूण जो है यूट्रस से आके वहाँ पर सेटल होता है और प्रेगनेंसी यूट्रस में आती है। तो अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी में हो सकता है कि ये वाला स्टेप जो है जिसमें कि भ्रूण जो बनना चाहिए वो बन नहीं रहा है, यानी कि एग और स्पर्म अंदर में मीट नहीं कर पा रहे हैं। सेकेंड रीज़न जो हो सकता है वो है एग क्वालिटी। जब किसी फीमेल की एज बढ़ती है तब धीरे धीरे एग क्वालिटी कम होने लगती है, उसको बोलते हैं ओवेरियन रिजर्व। तो ये ओवेरियन रिजर्व जब कम होने लगता है तो देखने में लगता है कि सब नॉर्मल है, लेकिन एग की जो क्वालिटी है वो कम होने के कारण वो फर्टिलाइज नहीं हो पाते और जो एम्ब्रियो बनना चाहिए वो उतना स्वस्थ नहीं बनता है। तीसरा रीज़न है एंडोमेट्रियोसिस। अब एंडोमेट्रियोसिस क्या है? जो यूट्रस के अंदर की लाइनिंग है, एंडोमेट्रियम, जहाँ पर बच्चा बैठता है, अगर वो लाइनिंग एबनॉर्मली डेवलप करती है या यूट्रस के बाहर में किसी एरिया में डेवलप करती है तो उसे एंडोमेट्रियोसिस कहते हैं। बहुत माइल्ड केसेस ऑफ एंडोमेट्रियोसिस या मॉडरेट केसेस ऑफ एंडोमेट्रियोसिस अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में नहीं पता चलते, तो ऐसे पेशेंट में अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट्स भी नॉर्मल आती हैं और ऐसा लगता है कि सब नॉर्मल है, लेकिन ये पेशेंट कंसीव नहीं कर पाते। अब एंडोमेट्रियोसिस पेशेंट में क्या होगा कि जो एग की क्वालिटी है वो कम होने लगेगी या फिर ट्यूब को अफेक्ट करता है, जहाँ से एग और स्पर्म को मीट करना है वो एरिया अफेक्ट होता है एंडोमेट्रियोसिस में और एग और स्पर्म मीट नहीं कर पाते, या फिर जो एंडोमेट्रियम है जहाँ पर बच्चे को बैठना है वो जगह, उसकी रिसेप्टिविटी, उसकी बच्चा लेने की क्षमता जो है वो कम हो जाती है। तो ऐसे पेशेंट्स में अगर हम लेप्रोस्कोपी करते हैं तो हमें पता चलता है कि एंडोमेट्रियोटिक स्पॉट्स यूट्रस के ऊपर या पाउच ऑफ डगलस में या ओवरी में या ट्यूब्स के ऊपर या पेरिटोनियम में हमें नज़र आते हैं। तो ऐसे पेशेंट्स के अंदर बेसिक टेस्टिंग में ऐसा लगेगा कि अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी है, लेकिन उसके अंदर जो है कोई ना कोई फैक्टर हमें मिलता है। तो अब क्या रीज़न है, क्या ट्रीटमेंट है अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी पेशेंट्स का? बेसिक इवैल्यूएशन में अगर हमें मिलता है कि एग क्वालिटी अगर सही है, स्पर्म अच्छा है, ट्यूब भी खुला हुआ है, तो बेसिक ट्रीटमेंट जैसे कि IUI ट्रीटमेंट हम लोग ट्राई कर सकते हैं। IUI ट्रीटमेंट क्या है? इट्स जस्ट लाइक अ नेचुरल प्रोसीजर जिसमें ओव्यूलेशन के लिए हम मेडिसिन देते हैं और जब पेशेंट का ओव्यूलेशन होता है, मतलब फॉलिकुलर स्टडी हम लोग करते हैं, जिससे हम लोग देखते हैं कि ओव्यूलेशन किस दिन हो रहा है और एग का साइज मैच्योर है कि नहीं, एंडोमेट्रियम तैयार है कि नहीं। ऐसे पेशेंट्स में उस दिन हस्बैंड के सैंपल को लेबोरेटरी में देके उसे प्रिपेयर किया जाता है और उसमें से जो गुड मोटाइल स्पर्म्स हैं उनको कैथेटर के मेथड से वाइफ के यूट्रस में रख दिया जाता है। उसके बाद नेचुरल मीटिंग जो है IUI
प्रोसीजर में नेचुरल एग और स्पर्म की मीटिंग होती है। तो माइल्ड फैक्टर अगर है तो उस पेशेंट के अंदर IUI ट्रीटमेंट हम ट्राई कर सकते हैं। लेकिन अगर पेशेंट ऑलरेडी 2 बार 3 बार IUI ट्राई कर चुके हैं तो अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी में IVF ट्रीटमेंट में हमें जाना पड़ सकता है, स्पेशली जिन पेशेंट्स की मैरिज को मोर देन 5 इयर्स हो चुके हैं, जहां फीमेल की एज मोर देन 30 इयर्स है, जहां पर पेशेंट ऑलरेडी IUI ट्रीटमेंट ट्राई कर चुके हैं, जहां ओवेरियन रिजर्व कम हो रहा है, या फिर कभी कभी माइल्ड मेल फैक्टर जो है वो मिस होता है, मतलब कि स्पर्म देखने में अच्छा है लेकिन उसकी मोटिलिटी कम है, या फिर उसके अंदर कोई मॉर्फोलॉजिकल डिफेक्ट है, यानी कि स्पर्म के अंदर जो है कोई हेड नेक टेल में कोई डिफेक्ट है। तो ऐसे पेशेंट्स में IVF ट्रीटमेंट बेटर ऑप्शन है। IVF ट्रीटमेंट का मतलब है कि वाइफ के एग्स को प्रिपेयर किया जाता है इंजेक्शंस देके, और उन एग्स को बॉडी से बाहर निकाला जाता है और फिर लेबोरेटरी में उन्हें फर्टिलाइज किया जाता है स्पर्म देके। और इक्सी मेथड, इक्सी का मतलब है कि जब एग्स और स्पर्म आपस में मीट नहीं कर पा रहे हैं तो उनको निडल के मेथड से जो गुड स्पर्म्स है उन्हें सेलेक्ट करके एग में फर्टिलाइज किया जाता है। और जो एम्ब्रियो फॉर्मेशन में डाउट है कि ये एम्ब्रियोज फॉर्म हो रहे हैं कि नहीं बॉडी में, उन्हें हम लेबोरेटरी में चेक भी कर सकते हैं। 5 डेज तक वी कैन कीप देम इन द लेबोरेटरी। और ब्लास्टोसिस फॉर्मेशन मतलब कि एम्ब्रियो 5 डेज तक ग्रो कर रहा है कि नहीं, ये चेक करने के बाद जो हेल्दी एम्ब्रियो है, जो प्रॉपरली ग्रो कर रहा है, जो गुड क्वालिटी या गुड ग्रेड का एम्ब्रियो है, उसे फिर यूट्रस में इम्प्लांट किया जाता है। थर्ड थिंग है एंडोमेट्रियम, जहाँ पर जो प्रेगनेंसी है, जहाँ पर प्रेगनेंसी को रहना है, वो यूट्रस के जो लेयर है उसे एंडोमेट्रियम कहते हैं। बहुत बार हमने देखा है कि बाकी सब फैक्टर्स ठीक हैं लेकिन एंडोमेट्रियम बहुत थिन है, मतलब कि यूट्रस के अंदर की जो लाइनिंग है वो स्वस्थ नहीं है। तो उसके लिए हिस्ट्रोस्कोपी प्रोसीजर या फिर कैमरे से यूट्रस को हम लोग चेक करते हैं और देखते हैं कि कहीं उसके अंदर कोई एडिशंस हैं या कोई इन्फेक्शंस हैं या एंडोमेट्रियाइटिस है। और एंडोमेट्रियम इम्प्रूवमेंट करने के बाद ऐसे अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी पेशेंट्स जो हैं वो कंसीव कर सकते हैं। तो अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी जो है वो पेशेंट को ऐसा लगता है कि हमारे अंदर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन हम कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में जो डिटेल टेस्टिंग है वहाँ पर हमें पता चलता है कि एक्चुअल प्रॉब्लम कहाँ है, और इस तरह से अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी को हम ट्रीट भी कर सकते हैं।